हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे कि तहसीलदार के मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं उन्हें अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम राजकुमार नागोरिया है और मैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के भिंड जिले की अटेर तहसील में तहसीलदार के रूप में पदस्थ हूँ। तहसीलदार के क्या कार्य होते हैं, यह जानने से पहले हम उसकी विभागीय संरचना जान लेंगे। तहसीलदार राजस्व विभाग का अधिकारी होता है। तहसीलदार के अधीनस्थ उसके कार्यालय स्टाफ में बाबू होते हैं, कार्यालय लिपिक, चपरासी होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं। फील्ड पर कार्य करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत पर पटवारी की नियुक्ति की जाती है। यह राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले अमले होते हैं। इनके अंदर में कोटवार होता है, वो उसी गांव का निवासी होता है जिस गांव पर इनकी नियुक्ति होती है। पटवारी के ऊपर राजस्व निरीक्षक होता है। राजस्व निरीक्षक का मूल काम नक्शे से संबंधी चीजों पर अपनी राय देना और अधिकारी के द्वारा न्यायालय से जो फैसले होते हैं उनका अमल नक्शे में करने का होता है। पटवारी का मुख्य कार्य राजस्व रिकॉर्ड संधारित करने का होता है, जिसमें जमीन के जो सर्वे नंबर होते हैं उन सर्वे नंबरों पर कौन भूमि स्वामी है यह चीज वह अपने खसरे में दर्ज करता है। इनके ऊपर तहसीलदार होता है जो राजस्व विभाग का अधिकारी होता है। तहसीलदार के ऊपर डिप्टी कलेक्टर या फिर यदि अनुभाग स्तर पर बात की जाए तो अनुविभागीय अधिकारी, जिन्हें एसडीएम भी कहा जाता है, वह पदस्थ होते हैं। वह जीएडी सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आते हैं और सामान्य प्रशासन विभाग के ऊपर की हायरार्की में ज्वाइंट कलेक्टर, अपर कलेक्टर, कलेक्टर और कमिश्नर होते हैं। तो अब हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं। तहसीलदार क्या कार्य करता है। तहसीलदार का मुख्य कार्य राजस्व विभाग में राजस्व रिकॉर्ड को संधारित करने का और उसे अद्यतन करने के लिए राजस्व न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में बैठने का होता है। मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश राजस्व संहिता के अनुसार फैसले किए जाते हैं और अलग अलग राज्यों की भू राजस्व संहिता अलग अलग होती है और उनके अधीन ही तहसीलदार अपने न्यायालय में बैठ करके डिसीजन करता है। संहिता के द्वारा जो अधिकार दिए जाते हैं उनको राजस्व न्यायालय में बैठकर तहसीलदार सुनता है और विधिवत फैसले करता है। यदि कोई व्यक्ति तहसीलदार के आदेश से संतुष्ट नहीं है तब वह तहसीलदार के न्यायालय की अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में कर सकता है। अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय से संतुष्ट नहीं होने पर इसकी अपील कलेक्टर कोर्ट में या फिर कमिश्नर कोर्ट में की जा सकती है। राजस्व विभाग के अंतर्गत न्यायालय में नामांतरण, बंटवारे, सीमांकन और जमीन से संबंधी अन्य विवाद देखे जाते हैं। इसमें भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में भी जो आदेश है वह तहसीलदार करता है। रास्ता विवाद से संबंधित अधिकार तहसीलदार को होते हैं और अन्य अधिकार जो भू राजस्व संहिता के द्वारा दिए जाते हैं वह होते हैं। इसके अलावा निर्वाचन के संबंध में भी अधिकार तहसीलदार को दिए गए हैं। निर्वाचन 3 प्रकार के होते हैं: लोकसभा निर्वाचन, विधानसभा निर्वाचन और स्थानीय निर्वाचन। लोकसभा निर्वाचन में रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कलेक्टर महोदय होते हैं और उनके सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में डिप्टी कलेक्टर को नियुक्त किया जाता है। परंतु जब ईवीएम हैंडलिंग की बात आती है तब एफएलसी, उसके बाद में कमीशनिंग, फर्स्ट कमीशनिंग, सेकंड कमीशनिंग, यह सब कार्य तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपने विभागीय अमले के साथ में करते हैं। यह कलेक्टर के सहयोगी हुआ करते हैं। कलेक्टर साहब के आदेश से ही यह कार्य किए जाते हैं। लोकसभा के बाद राज्य निर्वाचन जब होता है, राज्य विधानसभा का निर्वाचन, तो राज्य विधानसभा के निर्वाचन में रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम को बनाया जाता है और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को बनाया जाता है। तो सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में वह चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर के सहायक की भूमिका निभाते हैं और फील्ड में एरिया डोमिनेशन का कार्य भी करते हैं, मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य भी करते हैं और ईवीएम को एफएलसी कराना, उनका फर्स्ट कमीशनिंग कराना, सेकंड कमीशनिंग कराना और रेंडमाइजेशन के समय उपस्थित जनप्रतिनिधियों के साथ में कोऑर्डिनेशन करने का कार्य भी तहसीलदार करते हैं।
प्राकृतिक आपदा के समय राहत और बचाव के लिए भी जीएडी के जो अधिकारी होते हैं, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, उनके द्वारा विभागीय रूप से तहसीलदार को बोला जाता है। तहसीलदार आरबीसी 64 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा में जो लोग प्रभावित होते हैं उनको राहत और बचाव का कार्य देता है। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आना, इसमें फसल खराब होना, मकान का बह जाना या अन्य किसी प्रकार से जिसमें भी राहत की संभावना होती है, तहसीलदार अपने न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर कर उनको सूची के अनुसार जो नियमानुसार राहत राशि होती है उनके खातों में डिसबर्स करते हैं। इसके बाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में भी तहसीलदार कार्य करते हैं। अन्य कुछ जिलों में तहसीलदारों, अन्य कुछ राज्यों में तहसीलदारों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करने की पावर नहीं है, पर मध्य प्रदेश में तहसीलदार कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में भी कार्य करता है। इसमें जब पब्लिक न्यूसेंस होती है तो वहां पर जाकर के शांति बहाली का कार्य तहसीलदार के द्वारा पुलिस के सहयोग से किया जाता है। जब नवविवाहिता की मृत्यु होती है या उसे मृत्यु होने की संभावना होती है, तब मृत्यु पूर्व कथन भी तहसीलदार के द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में लिए जाते हैं। और पब्लिक न्यूसेंस के लिए, किसी पब्लिक न्यूसेंस को होने से रोकने के लिए भी धारा 107(16) के अंतर्गत, सीआरपीसी की धारा 107(16) के अंतर्गत बॉन्ड ओवर की कार्यवाही भी तहसीलदार के द्वारा की जाती है। और 107(16) की कार्यवाही जिस व्यक्ति के विरुद्ध की गई है उसके द्वारा यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो 122 की कार्यवाही भी तहसीलदार के द्वारा की जाती है। इसके अलावा सीआरपीसी में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर ही पुलिस कार्रवाई कर सकती है। उनमें तहसीलदार ही कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में पुलिस का सहयोग करते हैं। इन सब के अलावा भी कलेक्टर महोदय के द्वारा, एसडीएम साहब के द्वारा जो भी कार्य समय समय पर तहसीलदार को दिए जाते हैं वे सभी कार्य तहसीलदार के द्वारा किए जाते हैं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैं रिवाइज करना चाहूँगा। पहला कार्य राजस्व संबंधी होता है, दूसरा कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हैं, तीसरा निर्वाचन के लिए भी कार्य करते हैं आरओ एआरओ के रूप में, प्राकृतिक आपदा के समय राहत और बचाव कार्य के लिए भी कार्य करते हैं, और कलेक्टर साहब के द्वारा समय समय पर जो कार्य दिए जाते हैं वह सब किए जाते हैं। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।